जी के जो मित्र पूंजीपति हैं उनके फायदे को दिमाग में रख करके ये कानून को बनाया जा रहा है और किसानों के हितों की हत्या एक प्रकार से हो रही है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। होने के ऊपर अशोक गहलोत जी का और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर काम किया, हमने मैनिफेस्टो का भी आंकलन करा और जिस तेजी से मैनिफेस्टो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से, इसी गति से आगे आने वाले समय में मैनिफेस्टो के जो बाकी बिंदु हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। आज लेकिन मुख्यतः मैं जिस बात को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश का किसान परेशान है, सड़कों पे है और जो 3 काला कानून भारतीय सरकार ने, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट से गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास करा करके किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात किया है, आज पूरा का पूरा देश और किसान उद्वेलित है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ मार्च निकाला और राष्ट्रपति जी को जाकर के ज्ञापन दिया कि ये तीनों काले कानून को निरस्त किया जाए, इसको वापस लिया जाए और सरकार उसके बाद में फिर दोबारा से किसानों से बात करे कि किस प्रकार से कार्य आगे होना चाहिए। आज जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त में इन काले कानूनों का हम लोग क्यों विरोध करते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। हम लोगों का मानना है कि ये तीनों काले कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात करते हैं। जो मंडियों में जो अच्छे पॉजिटिव जो काम होते हैं उसको खत्म करने का एक प्रयास है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं और इसमें केवल और केवल मोदी जी के जो मित्र पूंजीपति हैं उनके फायदे को दिमाग में रख करके ये कानून को बनाया जा रहा है और किसानों के हितों की हत्या एक प्रकार से हो रही है। आप सब लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जब रखा गया तो उसका केवल एक यही मकसद नहीं था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, बल्कि इसके और बहुत सारे इसके प्रभाव, इसके सकारात्मक इसके उद्देश्य थे। सबसे महत्वपूर्ण कि ये प्राइस फिक्सेशन करता है, यानी कि एक तरीके से मूल्य निर्धारित करता है मार्केट के अंदर। दूसरा, जो बफर स्टॉक है हमारे जरूरत के ऊपर, जो जब जरूरत अगर पड़े, कोई आपदा आए तो उस वक्त की तैयारी भी इसके माध्यम से होती है। और साथ साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ये फीड करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ये फीड करता है, जिससे गरीब लोगों को हमारे देश के अंदर फायदा होता है। और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होता है, उसके ऊपर अगर प्रहार होता है तो सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रहार नहीं होता है, वो साथ साथ किसानों के मूल्य निर्धारण के ऊपर भी प्रहार है। हमारे देश के अंदर बफर स्टॉक, जो जरूरत पड़ने के ऊपर जो सरकार को, देशवासियों को जरूरत है, अकाल के ऊपर, विपदा के ऊपर, उसके ऊपर प्रहार है। और साथ ही साथ में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के ऊपर भी प्रहार है। इसलिए ये तीनों के ऊपर प्रहार है जो कि इसके माध्यम से हो रहा है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955-56 में जब लाया गया था तो उसका मेन मकसद ये था कि जमाखोरी को और मुनाफाखोरी, जमाखोरी के माध्यम से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोका जाए। और इन्होंने इस बार इन 3 काले कानूनों में से एक जो उसकी अमेंडमेंट करी है
उसके अंदर क्लॉज 3(1) को अमेंड करके 1A साथ में जोड़ दिया गया है, जिसमें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दो तरीके के आइटम्स बना दिए गए हैं। और पेरिशेबल आइटम्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पेरिशेबल आइटम्स के अंदर जब 100% बढ़ेगा उसकी कीमत, जब भी सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार उससे पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस सरकार उससे पहले मुनाफाखोरी नहीं रोक सकती। और नॉन पेरिशेबल आइटम्स के अंदर 50% से ऊपर जब कीमत बढ़ेगी, जब यानी कि जब तक 100% या 50% नहीं बढ़ेगी, जब तक कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अमेंडमेंट की वजह से जितना मर्जी होर्डिंग, जितना मर्जी उसको जमाखोरी कर सकें और उसके बाद में उसको उसके अंदर उसी के माध्यम से फायदा अपना ब्लैक मार्केटियरिंग के साथ में कर सकें। ये पूरी की पूरा एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया। दूसरा इनका कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसके माध्यम से मंडियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके अंदर क्लॉज 2M में ट्रेड एरिया को ऐसा परिभाषित किया गया है जिसमें खेत, फैक्ट्री, प्रीमाइसेस, साइलो या कोई और स्थान या ढांचा पूरे देश में कहीं पे भी हो, वहां पर व्यापार किया जा सकता है। केवल मंडी में व्यापार करने की जरूरत नहीं। लेकिन केवल अकेले यही नहीं, इसके साथ में यह भी जोड़ दिया गया है कि जो मार्केट सेस या जो मंडी का सेस या जो टैक्स मंडियों के अंदर दिया जाता है, यहां पर वो टैक्स और सेस की जरूरत नहीं है। तो जब आप टैक्स हटा देंगे, जब सेस हटा देंगे और सस्ता वहां पर अगर करना शुरू करेगा, तो आप धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन एक तरीके से मंडियों को दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये किया जा रहा है। और इसमें भी अभी मंडियों का फायदा एक सबसे बड़ा ये होता है कि आपस में झगड़े वहीं पे मंडी पे ही आपस में तय हो जाते हैं। अब इसका चैप्टर 3 क्लॉज 8 के अंदर डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी विवाद निराकरण के अंदर एसडीएम को पावर दिए गए और एसडीएम की अथॉरिटी को पावर दी गई। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी कलेक्टर के लेवल के ऊपर बनेगी, उसके ऊपर जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बनेगी। और सिविल कोर्ट्स को इसमें डिबार कर दिया गया है, इसके अंदर सिविल कोर्ट्स कहीं पर भी आ सके। तो जब आप मंडी से ये पावर्स उठा लेते हैं, सिविल कोर्ट से आप ये पावर्स उठा सकते हैं। और एसडीएम और कलेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रेंड हैं, मैंने अशोक गहलोत जी की प्रेस वार्ता पिछली बार हुई थी, सुनी थी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स के ऊपर इतना दबाव है काम का, और ऊपर से ये डिस्प्यूट रिड्रेसल का, वहां पर वो लोग कैसे उसको देख पाएंगे और कैसे न्याय मिलेगा। जो काम मंडी लेवल पे नीचे हो जाता है, उस चीज को क्यों नहीं वहां पर अभी होता है, और उसको चेंज करने की सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश रही है। इसीलिए कोशिश हुई है कि जो साधारण किसान है, छोटे किसान है, जो बहुतायत में है, उन लोगों को कहीं पर भी न्याय ना मिल सके। तीसरा जो कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध फार्मिंग को का रास्ता खोल करके उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को घुसाने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस कानून की धारा 4 की उपधारा 4 में कहा गया है, और ये बड़ा जरूरी है समझना, कि अनुबंध के समय फसल की क्वालिटी, ग्रेड और स्तर अनुबंध में सुनिश्चित करना होगा। यानी कि जो उसकी क्वालिटी और स्तर अनुबंध में सुनिश्चित करने की कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाने की जरूरत है, और अगर नहीं होगा तो किसान को उसकी कीमत नहीं दी जा सकती। तो ये इसका नाम है बिल का फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, लेकिन फार्मर्स को एम्पावर नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो कंपनीज हैं उनको एम्पावर कर रहा है कि किस तरीके से उसको बचाया जा सके। इस कानून में भी सिविल कोर्ट में जाने से किसानों को उनको अधिकारों के अंदर वंचित किया गया, और साथ ही साथ में इस कानून की धारा 7 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार की कोई भी अनुबंध करने वाला कानून हो, वो कानून को ये निरस्त करता है। तो राज्य सरकार के भी पावर्स इन्होंने खत्म कर दिए कि क्रय विक्रय के अंदर जो राज्य सरकार की जो पावर्स हैं उसको भी ये खत्म करके ये इसके तहत फैसला किया जाएगा, जिसमें सिविल कोर्ट्स को एकदम डिबार कर दिया गया है, सिविल कोर्ट्स भी इसका फैसला नहीं कर सके। तो ये जो 3 कानून जो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से जमाखोरी, जैसे मैंने कहा, बताया आपको, मंडी के किस तरीके से खत्म करा जा रहा है उस तरीके से, और साथ साथ के अंदर इसका असर आगे आने वाले समय में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये मोदी सरकार का कोई पहला अकेला इस तरीके से कोशिश नहीं है। पिछले 6 सालों में ऐसे अलग अलग समय के ऊपर 5 ऐसे बड़े बड़े काम मोदी सरकार ने किसान विरोधी किए हैं, जिसको आज
हम लोग जरूर इसमें यहां पर आप लोगों के सामने फ्लैग करना चाहते हैं। सबसे पहला, जैसे ही मोदी सरकार आई 2014 में 12 जून को सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि अगर कोई भी राज्य सरकार 1 रुपया बोनस भी एमएसपी से ऊपर देती है, हमारी कई राज्य सरकारें दे रही थी, तो वहां से उस स्टेट से केंद्र सरकार कोई भी फसल नहीं खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई केंद्र सरकार वहां से फसल नहीं खरीदेगी। यानी बोनस देने से जो राज्य सरकारें दे भी रही थी या जो देने की आगे इच्छा भी रखती थी, उनको ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने कहा कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपए का बोनस भी नहीं दे सकते। इससे बड़ा किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं हो सकता। आप लोगों को याद होगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की भारत को देन थी, 2013 में हम लेकर के आए, जिसमें किसानों को जमीन का उचित मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन 2014 के अंदर एक के बाद एक 3 अध्यादेश ये मोदी सरकार लेकर के आई, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को इस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया कि कॉर्पोरेट हाउसेस को आराम से वो लोग अपनी जमीन खरीद सके और किसानों को उचित मुआवजा देने की भी जरूरत नहीं। और उस वक्त भी राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में आंदोलन किया और उसके दबाव में आकर के इनको वो अध्यादेश वापस लेने पड़े और वो लैप्स हो गए। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और उस वक्त हम लोगों ने लगातार इसके लिए आंदोलन किया। तीसरा, अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को देखें तो कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर और भाजपा के समय में जो अगर बढ़ोतरी हुई है, मैं केवल 2-3 चीजों का आपको बताना चाहता हूं, आपको खुद जान करके आश्चर्य होगा। कांग्रेस के समय में धान में 134% की वृद्धि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हुआ और मोदी सरकार में ये केवल 42% हुआ। गेहूं में हमारे समय पे 122% था और मोदी सरकार के समय में केवल 41% बढ़ोतरी हुई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित मूल्य मिले, इस चीज के लिए हमेशा से कोशिश करी और जो मोदी सरकार के समय पे इसको कम किया गया और धीरे धीरे करके किया गया। फिर पीएम फसल बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना किसानों की बीमा योजना नहीं थी। ये बीमा योजना केवल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा और प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की जरूरत थी। 2016 में जब ये लागू किया गया तो 2016 खरीफ सीजन से जब लागू किया गया तो 3 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपया इन प्राइवेट कंपनीज को फसल बीमा योजना के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए दिया। और इन 3 सालों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा इन प्राइवेट कंपनियों ने दिया। यानी पैसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और किसान का, और मुनाफा इसके अंदर प्राइवेट कंपनियों का 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा केवल इन प्राइवेट कंपनियों ने किसान फसल बीमा योजना के नाम के ऊपर लिया। तो ये किसानों का फायदा तो सरकार किसानों को वैसे ही वापस बांट देती तो किसानों का फायदा ज्यादा हो जाता। 21,000 करोड़ 26,000 करोड़ रुपया जो है प्राइवेट कंपनीज को देने का कोई मतलब नहीं था। खेती लागत की अगर मूल्य की बात करें, जो 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे समय के बाद में जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के अंदर शासन छोड़ा 2014 में, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में वृद्धि हुई, जिसके अंदर मुख्यतः डीजल हमारे समय पे हम 54-55 रुपए लीटर छोड़ करके गए थे, आज 77-80 रुपए लीटर है जो सबसे बड़ा जिसका असर होता है। उसी के अलावा आज अगर जो है हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के अंदर किसानों को जो जीएसटी देना पड़ रहा है उर्वरक, कीटनाशक, फेरोमोन ट्रैप, ट्रैक्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी उपकरणों के ऊपर तो 5 से 18% इसके ऊपर जो है जीएसटी इसके ऊपर लगा दिया गया है, जो पहले नहीं था। उसका असर किसानों के ऊपर अलग से पड़ा है। तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अलग से लागत के ऊपर किसानों को बढ़ोतरी हुई है और इतना बड़ा नुकसान किसानों को पिछले केवल 6 वर्षों के अंदर उनके हुआ है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी कोई खास बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं हुई। बिहार के अंदर कोशिश करी गई थी, 2006 में सारी मंडियां समाप्त करी गई और उसका असर क्या हुआ कि 9,000 सरकारी खरीद केंद्र से कम होकर के आज सिर्फ 1,619 जो है सरकारी खरीद केंद्र रह गए। वहां पर 61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज बिहार में होती है, जिसमें से केवल 5,000 मीट्रिक टन जो है सरकार ने उठाया है, सरकार ने खरीदा। 61 लाख
मेट्रिक टन में से केवल 5,000 आज बिहार के अंदर ये स्थिति है, क्योंकि 2006 में इन्होंने इस कानून को निरस्त कर दिया। वैसे ही कानून लेकर के आए बिहार सरकार ने, जैसे आज केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर कर रही है। तो 9,000 से कम होकर के 1619 सिर्फ वसूली केंद्र सरकार के रह गए, और 61 लाख मेट्रिक टन में से मात्र 5,000 मेट्रिक टन वसूली सरकार ने करी। तो ये परफॉर्मेंस वहां पर, और किसानों की हालात आज बिहार में सबसे खराब हैं। और इन सब चीजों को आप देखें कि पूरे देश के अंदर इसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश यह केंद्र सरकार कर रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये तीनों काले कानून को वापस लिया जाए, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस को कि हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन लेकर के आए, आंदोलन चलाए किसानों के बीच में, ताकि हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें कि ये तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि हमारे किसानों के लिए, लड़ाई के लिए, जहां पे पूरे देश के किसान उद्वेलित हो रहे हैं और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पर राजस्थान के अंदर हमारे किसानों के हकों की लड़ाई के लिए राजस्थान कांग्रेस जमीन के ऊपर उतर करके उनके हितों के लिए लड़ाई लड़े। यही मैं आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद।